हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एक लॉन्गेस्ट चैप्टर काउंट होता है, बहुत बड़ा चैप्टर काउंट होता है जिसमें ढेर सारे कंसेप्ट हैं, ढेर सारे क्लासेस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने उसमें SLM, WDB एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। ऑलमोस्ट 27-28 लेक्चर उसके होते हैं। आज हम लोग एक और भारी भरकम एंड द लॉन्गेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी किसी बच्चे के रिक्वेस्ट के बेसिस पे। हालांकि आज मुझे ये स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए था, बल्कि मैं आज कुछ और स्टार्ट करने के मूड में था, लेकिन एक बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि नहीं सर, आप मुझे यही वाला चैप्टर करवाओ, हमारी मैडम इनका टेस्ट लेने वाली है। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, करना तो है ही, आज करें इसे या एक चैप्टर के बाद करें, क्योंकि अगर मैं कोई और चैप्टर स्टार्ट करता तो उसके बाद फिर मैं डेफिनेटली यही चैप्टर करवाता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे, ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आप ये भी कह रहे हो कि लॉन्गेस्ट है? बेटा यस, ये लॉन्गेस्ट है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें ढेर सारे कंसेप्ट है। वैसे ढेर सारे तो नहीं, अगर हम कंप्रेस करेंगे, जो समझदार बच्चे हैं, तो टोटल 8 कंसेप्ट होते हैं इसमें। अब एक बच्चा मेरे से कह रहा है सर इसमें क्या सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे क्या, या बस वैसे ही बस बेसिक एंट्री है? तो बेटा याद है आपको, जब आप लोग पहली बार 11वीं क्लास में आए थे, 11th क्लास में, तब भी, और इन बिटवीन जब हम चैप्टर कर रहे थे तब भी एक ही बात मैं रिपीट करता हूं, और इवन 12वीं क्लास में भी जब आप आओगे तो भी मैं इसी बात को बार बार रिपीट करूंगा। कौन सी बात? कि प्लीज कंसंट्रेट, command, control on journal entry. Yes, this chapter is properly based on journal. इस चैप्टर में एक भी इवन अ सिंगल अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस्ड है, इवन जर्नल एंट्री ही है। इससे पहले जो डेप्रिसिएशन करा वो जर्नल एंट्री बेस्ड था, उसमें हमें जर्नल के नॉलेज भी होना चाहिए और लेजर भी मालूम होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ जर्नल मालूम होना चाहिए, सिर्फ जर्नल। और जिनकी जर्नल स्ट्रांग है उसके लिए चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कब खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और ये पूरा का पूरा चैप्टर 4-5 जर्नल एंट्री पर बेस्ड है, दैट्स इट। सर आखिर कौन सा चैप्टर है जो जर्नल बेस्ड है, जो कि हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था? तो बेटा इस चैप्टर का नाम है बिल्स of exchange. Bills of exchange. Sir, what is the meaning of bills of exchange? Bills क्या होता है हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज का मतलब तो आप अच्छे से जानते होंगे। एक्सचेंज का मतलब होता है किसी एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का लेना, मतलब बदलना, एक्सचेंज करना। भैया मेरे पास पेन है, ये तुम ले लो, बदले में मुझे पेंसिल दे दो। इट्स कॉल्ड एक्सचेंज करना, बदलना, एक चीज से दूसरी चीज को चेंज कर लेना। ठीक है। बिल्स क्या होता है? तो सर बिल्स, चलिए बिल्स हम बाद में बात करते, चलो पहले मैं बता देता हूं बिल्स होता क्या है। तो बिल्स एक एग्रीमेंट को कहते हैं, बिल्स एक डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। अब ये बिल्स है क्या, किसे कहते हैं? तो बेटा चलिए पहले हम टाइप्स ऑफ बिल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ बिल। सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल, बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल। हमारे पास 2 प्रकार के बिल होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल। एक का नाम है ट्रेड बिल, ट्रेड बिल, और दूसरे का नाम है अकोमोडेशन ऑफ बिल, अकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है। सर ट्रेड बिल या व्यापारिक बिल किसे कहते हैं? ट्रेड बिल को हिंदी में कहते हैं व्यापारिक बिल। सर ये ट्रेड बिल या व्यापारिक बिल किसे कहते हैं? तो बेटा ट्रेड बिल उस बिल को कहते हैं जो व्यापार करने के पर्पज से बनाया जाता है। ट्रेड बिल उस बिल को कहते हैं जो व्यापार करने के पर्पज से बनाया जाता है। ट्रेड बिल आर दोज बिल विच आर प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ
व्यवसाय या फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है। और एकोमोडेशन ऑफ बिल, देन एकोमोडेशन ऑफ बिल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए ना मैं समझाता हूं धीरे धीरे। पहले ट्रेड बिल के फर्दर टाइप्स बता देता हूं। ट्रेड बिल फर्दर हमारे पास दो प्रकार के होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड बिल। एक को हम लोग बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक को क्या नाम देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और दूसरे का नाम देंगे प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट। अब आप मुझे बताइए हमारे चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम तो ये वाला हिस्सा है, बहुत छोटा सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। इन पर डिस्कशन सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए करेंगे, ज्यादा हमारा सारा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर। चलिए पहले मैं बता दूं कि ट्रेड बिल क्या होता है, एकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है, प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं, और फिर आखिरी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बातें करेंगे। क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर बेस्ड है, तो हम तो वहीं पे बातें करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रेड बिल। सुनिए बेटा, कई बार क्या होता है, आप सभी जानते हो कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो नगद लेन देन में हमेशा डील नहीं करते हैं। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैंने कोई दुकान खोली है, तो उस दुकान पर जितने कस्टमर आएंगे क्या वो हमेशा नगद माल खरीदेंगे, क्या कैश में खरीदेंगे? शायद नहीं। हाँ, मानता हूं कि 80% कैश अगर खरीदते हैं तो 20% ऐसे भी होंगे जो कहेंगे भैया माल दे दो, पैसे बाद में ले लेना, सामान दे दो, पैसे बाद में ले लेना। उसे हम कहते हैं उधार परचेज करना। और बिजनेस का तो रूटीन है, अगर मैं कोई बिजनेस खोल रहा हूं तो आगे सप्लायर से भी माल में उधार पे लाऊंगा। स्टार्टिंग में मैं कैश लाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे उधार में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं उधार लेन देन स्टार्ट कर दूंगा। बिजनेस टिका ही किस पर होता है? उधार पर। अगर आप क्रेडिट अलाउ नहीं करोगे, आप उधार माल नहीं बेचोगे, तो आपका बिजनेस उतना नहीं चलेगा जितना चलना चाहिए। कैश में बहुत कम लेन देन होते हैं, सब क्या करेंगे, क्रेडिट पे लेन देन करते हैं। तभी तो कहा जाता है, अब सोचो ना यार, मैं कोई दुकानदार हूं और मुझे कोई सामान बेच रहा है तो मैं क्या कहूंगा? कोई कस्टमर आया, कहता भैया ये पेन कितने का? मैं कहूंगा भैया ये पेन है 50 रुपए का। कहता ठीक है भैया, लेकिन 50 रुपए थोड़े महंगे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं इसे बेचना चाहता हूं। मैं उसे क्या बोलूंगा, भैया ले जाओ ना यार पेन, जब पैसे होंगे दे जाना, कोई बात नहीं, घर की बात है, अब ले जाओ बस, पेन ले जाओ बस। मतलब क्योंकि मुझे ये पेन बेचना है तो मुझे फोर्सफुली बेचने की कोशिश करूंगा, और बेचने के लिए मैं नगद भी और उधार भी देना पसंद करूंगा। यही रीजन है, आप अपने आसपास देखो, जब मार्केट में स्मार्टफोन आया था तो हर किसी के पहुंच में नहीं था, हर किसी के पहुंच में नहीं था स्मार्टफोन खरीदना। लेकिन जितने भी दुकानदार है फोन वाले, उन्होंने उधार देना स्टार्ट कर दिया। उधार कैसे? आप 100 रुपए दो और नया फोन ले जाओ, बाकी पैसे आसान किस्तों पे, बाकी पैसे आसान किस्तों पे। तो उधार ही तो है। 399 रुपए में कोई भी फोन ले जाएं और बाकी पैसे इंस्टॉलमेंट में देना, तो भैया ये क्या है? उधार ही तो है। अगर हम बात करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना गुड्स, अपनी कार बेचना चाहे तो क्या वो कैश में बेच सकती है? अगर वो कंपनी ये डिसाइड करे नहीं भैया हम तो अपनी कार कैश में बेचेंगे, तो आपको क्या लगता है शायद 1% कार भी ना बिके उनकी। जितनी अभी कारें बिक रही है उसका 1% भी नहीं बिकेगा। क्यों? हर कोई अफोर्ड नहीं करता है कैश में। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख की कार अगर कोई खरीदता है तो वो कैश में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। हाँ, क्योंकि कंपनी उधार देना स्टार्ट कर देती है, चाहे कंपनी डायरेक्ट दे चाहे वो किसी बैंक के थ्रू दिलवाए, बात एक ही है। तभी तो लोग कार खरीदते, कहते भैया 1 लाख रुपए दूंगा, कार लेकर आ जाऊंगा, बाकी किस्तें भरते रहूंगा 10-10 हजार रुपए हर महीने। उधार तो है। तो बिजनेस उधार पर ही टिका है, बिजनेस उधार पर ही। अगर उधार नहीं दोगे तो फिर ये बिजनेस क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा, इतना नहीं चलेगा जितना चलना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। रॉयल एनफील्ड का नाम सुना है, बुलेट। इस कंपनी
ये कंपनी जब इंडिया में पहली बार आई थी तो ये हमेशा कैश में डील करती थी। और आपको पता है रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक हैं, बुलेट हैं, वो बहुत महंगी है, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास की है। अब कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए की बाइक खरीदना अफोर्डेबल नहीं मानता, यार बहुत महंगी बाइक है। इससे बढ़िया तो हम बजाज की पल्सर ले लेंगे, बजाज की गाड़ियां लेंगे 40 50 60 80 हजार 1 लाख तक आ जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां 1 लाख में, और ये 2 लाख रुपए छोड़ो यार। लेकिन यही देखते हुए रॉयल एनफील्ड के कंपनी वालों ने फाइनेंस कंपनी से कंसल्ट किया और उन्हें कहा हम अपनी बाइक को फाइनेंस पे देंगे। फाइनेंस मतलब इंस्टॉलमेंट पे भी बेचेंगे। अभी कुछ साल पहले वो इंस्टॉलमेंट पे बेचना स्टार्ट किया, और जब से उन्होंने इंस्टॉलमेंट पर बेचना स्टार्ट किया उनकी सेल 4 गुना हो गई, 4 गुना। पहले कुछ लोग ही रॉयल एनफील्ड को अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फाइनेंस पे देना स्टार्ट किया अब तो हर कोई अफोर्ड करता है। जिनको लगता है मेरे जेब में 50,000 रुपए हैं, मैं बजाज का प्लेटिना खरीदूंगा, वो भी जाकर 50,000 रुपए डाउन पेमेंट देके बुलेट निकलवा लेता है और बाकी पैसे किस्तों में देंगे। क्यों? उधार। तो यही तो मैं समझा रहा हूं कि बिजनेस का नींव जो है वो क्रेडिट सेल पर ज्यादा टिका होता है बजाय कि कैश सेल पर। अब क्रेडिट सेल में भी किसी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए ना, एक व्यक्ति है, उसके पास सिर्फ 50,000 रुपए है प्लेटिना खरीदने की, लेकिन वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाता है, 50,000 रुपए डाउन पेमेंट देता है और वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक या कोई भी बाइक जो रॉयल एनफील्ड के वो ले लेता है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट देने से मना कर देता है, भैया है ही नहीं पैसे मेरे पास। तो कंपनी वाले क्या करेंगे? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कंपनी वाले तो बाइक डिलीवर करने से पहले उससे सारे एग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं। अच्छा, एग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं? हाँ सर, ढेर सारे एग्रीमेंट, ढेर सारे पेपर पे साइन करवाते हैं। और अगर मान लो कभी उसने पैसे नहीं दिए, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो उसकी गाड़ी उठाकर ले जाएंगे। कई बार तो उन पर केस भी कर देते, गुंडे भेज देते मारने के लिए, जाओ पैसे रिकवर करके लेकर आओ। अरे यही तो मैं समझा रहा हूं कि माना कि बिजनेस का सारा नींव क्रेडिट सेल पर टिका है, लेकिन क्रेडिट सेल के भी तो कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। और नियम कानून क्या है कि अगर आप किसी को उधार बेचते हो तो उससे एग्रीमेंट पे साइन करवा लो, उससे एक बिल बनवा लो, और उस बिल का नाम दो ट्रेड बिल, व्यापार बिल, व्यापारिक बिल। मान लीजिए एक कस्टमर मेरे पास आया, कहता सर मुझे 10,000 का माल दे दो। मैंने कहा हाँ भैया ये लो 10,000 का माल। मैंने 10,000 का माल उसको दे दिया। वो जाने लग गया। मैंने कहा भाई इधर पैसे। कहता सर पैसे तो है नहीं, बाद में दे दूंगा। तो अब बाद की बात जब आएगी कि बाद में दे दूंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया तुम बाद में दे देना, एक काम करो ये लो एग्रीमेंट, ये लो एग्रीमेंट, इस पे लिखो कि तुम मुझे 10,000 रुपए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब तुम्हारा दिल करे लिख के दो मुझे। क्या पता मैं 4 महीने बाद तुमसे पैसे मांगने जाऊं और तुम मना कर दो, तुम मुझे पहचानने से मना कर दो, भैया आप हो कौन, मैंने कब आपसे सामान खरीदा था, हो सकता है ना। इसलिए अगर मैं किसी को माल बेचूंगा तो मैं उससे एक पेपर पर लिखवा लूंगा और नीचे साइन करवा लूंगा, और उस साइन करे हुए पेपर को मैं नाम दूंगा ट्रेड बिल। क्या नाम देते हैं? ट्रेड बिल, व्यापारिक बिल। सामान बेचा, बिल पे साइन करवा के ले लिया। सामान खरीदा, बिल पे साइन कर दिया, भैया 2 महीने बाद आके पैसे ले लेना। इट्स कॉल्ड अ ट्रेड बिल। अकोमोडेशन ऑफ बिल का मतलब होता है जब दो व्यक्ति या किसी व्यक्ति को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बैंक चला जाता है और बैंक जाकर कुछ पैसे ले आता है एग्रीमेंट के बेसिस पे, बिल के बेसिस पे, तो उसे कहा जाता है एकोमोडेशन ऑफ बिल। खैर ये हमारे सिलेबस में, हम इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हालांकि डिस्कशन करने पर आए तो हम कर सकते हैं कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन पर बिल लिखता है और दूसरा बिजनेसमैन वो बिल लेकर बैंक जाता है, बैंक से पैसे ले आता है और ड्यू डेट पे दोनों मिलकर पेमेंट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल। खैर हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, हम इसलिए इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ट्रेड बिल के फर्दर 2 पार्ट्स बताए मैंने, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज
क्या होता है, इससे पहले हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट क्या होता है। मान लीजिए राम मेरे पास आया और राम कहता सर मुझे 10,000 रुपए का सामान चाहिए। मैंने राम को 10,000 का सामान दिया। उसने कहा, राम ने मेरे से कहा कि सर मेरे पास पैसे तो है नहीं, बाद में दे दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं राम, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, दे देना। वो कहता नहीं सर, मैं आपको एक पेपर पे लिख के देता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं राम, जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम बहुत ईमानदार हो। राम कहता नहीं सर, मैं फिर भी लिख के देता हूं, अगर मान लो मैं भूल गया तो, आप भूल गए तो। वो खुद एक बिल पे लिखता है, वो खुद व्यक्ति, वो राम लिखता है, मैं मिस्टर राम प्रॉमिस करता हूं कि आलम सर को 3 महीने बाद 10,000 पे कर दूंगा। वो राम खुद लिखता है और मुझे वो पेपर देके चला जाता है। तो क्योंकि राम ने खुद प्रॉमिस किया है कि मैं पे कर दूंगा, इट्स कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट। इट्स कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राम मेरे पास आया, ये तुम्हारे टॉपिक का है इसलिए ठीक से पढ़ना। राम मेरे पास आया और आके कहता है सर मुझे माल दे दो 10,000 का, मुझे सामान खरीदना है आपसे। मैंने कहा ठीक है भाई, ले जाओ सामान ले जाओ। मैंने राम को 10,000 रुपए का सामान दिया। ठीक है, जब मैंने राम को 10,000 का सामान दिया, राम जाने लग गया। मैंने कहा भाई राम इधर आ। राम ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, मैंने बेचा है ना, मैंने राम को बुलाया। मैंने कहा भैया राम पैसे तो दे दो। राम कहता सर पैसे तो नहीं है, 2 महीने बाद दे दूंगा। मैंने कहा भाई राम ऐसे नहीं होता है, अगर तुम मेरे पास से सामान लेके जा रहे हो तो तुम्हें पैसे भी देना पड़ेगा। राम कहता सर पैसे तो नहीं है, 2 महीने बाद ले लेना, कसम खाता हूं मैं दे दूंगा, मैं भागूंगा नहीं। मैंने कहा ना भैया ना, तेरे पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। एक काम कर, मैं लिख के देता हूं तुम्हें, मैं लिखता हूं, ध्यान रखना, मैं कौन, सेलर, मैं लिख रहा हूं। मैंने एक बिल लिया और इस पर लिखा, यहां पे देखो, मैं लिखूंगा मैं राम, हिंदी में लिखूं, चलो हेलो हेलो, ये लिख कौन रहा है, मैं लिख रहा हूं आलम, लेकिन नाम किसका लगाओ, राम, ऑन द बिहाफ ऑफ राम, राम के बिहाफ पे लिख रहा हूं। प्रॉमिस या पे ₹10,000 टू मिस्टर आलम। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ। हेलो, लिखा किसने, मैंने लिखा, मैं मिस्टर आलम, नाम जानते हो, लेकिन किसके बिहाफ पर, राम के बिहाफ पर। ये मैंने लिखा और राम को बोला लो भैया राम साइन करो। अब राम नीचे क्या करता है, साइन। ठीक है भैया, राम ये साइन करके मुझे वापस कर देता है। ध्यान देना, मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा और मैंने ही बिल लिखा, मैंने माल बेचा और मैंने ही बिल लिखा। राम ने तो सिर्फ इस पर क्या करा है, साइन करा है। और साइन करना इस बात की एविडेंस है कि वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो मुझे 3 महीने बाद पैसे दे देगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए मैं इस पे दोबारा लौट कर आऊंगा, जनरलिटी की बातें करेंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर देता हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, पार्टीज ऑफ BOE, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है सर, पार्टीज मतलब व्यक्ति, पर्सन्स, हाउ मेनी पर्सन्स इन्वॉल्व इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा देर आर 3 पर्सन्स, देर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी में ये कई बार आया हुआ है, ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई और तीसरा पे। देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 3 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, 3 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। आपको पता है ड्रॉवर को हम कई बार सेलर भी कहते हैं, सेलर, और ड्रॉई को हम लोग परचेजर या बायर कह सकते हैं, परचेजर
या बायर कह सकते हैं। सेलर या ड्रॉवर को ही हम लोग कहते हैं राइटर, राइटर, और परचेजर को ही हम लोग कहते हैं असेप्टर, असेप्टर। पे मीन्स पे। ठीक है सर, जरा नाम बताओ ना, इसका नाम क्यों पड़ा ये? तो सबसे पहले बात करते हैं। मेरा नाम मिस्टर आलम, मैंने माल बेचा है मिस्टर राम को। किसको बेचा है? राम को। तो मैं माल बेचता हूं राम को, तो मैं कौन कहलाया? मैं कहलाया सेलर। सेलर कौन होता है? द पर्सन हु सेल द गुड्स, द पर्सन हु सेल द गुड्स इज कॉल्ड सेलर। जो माल बेचता है हम उसे सेलर कहते हैं। किसको बेचा? राम को, तो राम ने खरीदा। अगर मैं गुड्स बेचता हूं राम को, तो राम ने क्या करा? खरीदा, परचेज किया। तो परचेजर कौन हुआ? द पर्सन हु परचेज द गुड्स। सेलर हु सेल द गुड्स, परचेजर हु परचेज द गुड्स, हु बाय द गुड्स इज कॉल्ड बायर। मैं माल बेचता हूं तो मैं तो बन गया सेलर, और राम ने गुड्स खरीदा तो वो बन गया परचेजर। सेलर एंड परचेजर। मैंने राम से पैसे मांगे, राम ने पैसे नहीं दिए। मैं बिल पे लिखता हूं, मैं मिस्टर राम, मैं बिल पर लिखता हूं, मैं बिल पर लिख रहा हूं। आई राम ऑन द बिहाफ ऑफ राम। किसके बिहाफ पे? राम पे। मैं राम पे ₹10,000 टू मिस्टर आलम। हेलो हेलो, मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। और जो व्यक्ति बिल को लिखेगा उसे बोलेंगे राइटर। तो अगर कोई पूछे राइटर कौन होता है, तो हम बोलेंगे द पर्सन हु रॉट द बिल, हु राइट द बिल। जो बिल लिखता है, जो बिल लिखता है। द पर्सन हु रॉट द बिल, जो बिल लिखता है हम उसे राइटर कहते हैं। हम उसे क्या नाम देते हैं? राइटर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये बिल लिखकर मैंने क्या करा? सर ये बिल लिखकर आपने राम को दे दिया, और राम ने क्या करा? राम ने नीचे साइन किया। राम नीचे साइन करता है, और साइन करना इस बात का एविडेंस है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो मान रहा है कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति बिल को एक्सेप्ट करेगा हम उसे एक्सेप्टर बोलेंगे। सेलर द पर्सन हु सेल द गुड्स, परचेजर द पर्सन हु परचेज द गुड्स, राइटर द पर्सन हु रॉट द बिल, एक्सेप्टर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। अच्छा ये बताओ, इस बिल को बनाया किसने? बनाने को कहते हैं ड्रॉ करना। इस बिल को किसने बनाया? सर मैंने बनाया, मैं मिस्टर आलम, मैंने बनाया। तो द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, जो बिल ड्रॉ करता है हम उसे ड्रॉवर कहते हैं। एंड द ड्रॉई द पर्सन, वो व्यक्ति जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है। इस बिल पर मैंने किसका नाम लिखा? राम का। किसके नाम पर बनाया? राम के नाम पे। तो राम कौन कहलाया? ड्रॉई। जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है ड्रॉई। ठीक है सर, ये पेई कौन होता है? ये बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। 3 महीने बाद मैं राम के पास जाऊंगा और राम मुझे पैसे देगा। मैं राम को बोलूंगा लो पकड़ो अपना बिल, ये लो बिल, और उससे पैसे लेकर आऊंगा। तो ये बताओ पैसा किसको मिला? मुझे मिला। तो मैं ही कहलाऊंगा पेई, मैं ही कहलाऊंगा पेई। तो पेई मतलब द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल, हु रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ बिल। जो बिल के पैसे को रिसीव्ड करता है हम उसे पेई कहते हैं, जिसको पे किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बिल मेरे पास था और श्याम मेरे पास आया। श्याम राम का भाई था, वो मेरे पास आया और कहता है सर जी मेरे 10,000 रुपये कब दोगे? मैंने कहा भाई 10,000 तो नहीं है मेरे पास, एक बिल पड़ा है, ये ले जाओ। और ये बिल मैंने किसको दे दिया? श्याम को। अब ये बताओ, अगर ये बिल मैं श्याम को दे दूंगा तो 3 महीने बाद पैसे किसको मिलेंगे? बोलो, मुझे मिलेंगे? नहीं,
बिल किसके पास है? श्याम के पास। तो श्याम जाएगा राम के पास और राम किसको पैसे दे देगा? श्याम को दे देगा। कहेगा भैया लाओ बिल लो और पैसे ले जाओ। अब क्योंकि ये पैसा श्याम को मिल गया तो श्याम क्या कहलाएगा? पेई। तो जिसे भी बिल के बदले में पैसा मिलता है हम उसे पेई कहते हैं। जिसे भी बिल के बदले में पैसा मिलता है हम उसे पेई कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। जर्नल एंट्री पर करते हैं तो शायद आपको और अच्छे से समझ आएगा। मेरे से जर्नल एंट्री हमेशा इन्हीं तीनों के बुक्स में पूछा जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कुछ जर्नल करवाने के। देखिए बेटा, हमेशा हम 2 बुक्स बनाएंगे, मिनिमम 2 बुक्स तो बनेगा ही बनेगा। और इस चैप्टर को करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका, जिसके बुक्स में आप जर्नल करो ना, जिसके बुक्स में आप जर्नल एंट्री करोगे, अपने आप को वही मान लेना, अपने आप को वही मान लेना। जर्नल एंट्री आसान। चेको, मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ ए फॉर आलम, इन द बुक्स ऑफ ए। और दूसरा बना रहे हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी। कोई भी नाम मान लेना यार, ठीक है। 2 बुक्स बना रहा हूं, जर्नल करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंट्री नंबर 1, और आप जानते हो जर्नल में कितनी बार बोलूं आपको, आप जर्नल अच्छे से जानते हो, मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूं, आप अच्छे से जानते हो एंट्री। व्हेन गुड्स सोल्ड टू बी, जब गुड्स बेचा, जब गुड्स बेचा किसको? बी को। जब हम गुड्स बेचेंगे बी को तो एंट्री क्या करेंगे? सर जिससे हम गुड्स बेचते हैं ना उसे डेटर बना लेते हैं, तो हम एंट्री करेंगे बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। When goods sold to B, हमने बी को माल बेचा। अरे मैं माल बेचूंगा बी को तो बी को बालू से पकड़ लूंगा, उसे डेटर बनाऊंगा, डेटर का नाम रखूंगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जो भी अमाउंट है, मान लेते हैं 10,000 है। अब बी की बारी, बताओ मिस्टर बी क्या बोलेगा? बी कहेगा मैंने माल खरीदा। बी की बात करो तो बी कहेगा when goods purchased from A, when goods purchased from A, A ने माल बेचा B को और B ने माल खरीदा A से, तो A B की एंट्री करेगा। गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? A से, तो टू A's अकाउंट। फिर से सुन लो, A ने माल बेचा तो A ने एंट्री करा B's अकाउंट डेबिट टू सेल, B ने खरीदा तो B एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू A। ठीक है, आइए वापस A के बुक्स में एंट्री नंबर 2, when बिल ड्रॉन, ड्रॉन मतलब क्या होता है? बिल को ड्रॉ करना, लिखना। ड्रॉन का मतलब क्या होता है? ड्रॉ करना। देखो मैंने, मिस्टर ए ने माल बेचा है अगर बी को, तो मैंने एंट्री कर दिया बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, बी को ऑडिटर बना लिया। अब बी से मैं पैसे मांग रहा हूं, लाओ भाई बी पैसे दो। बी मुझे पैसे नहीं दे रहा है, कह रहा आज ही भैया 2 महीने बाद ले लेना, 3 महीने बाद ले लेना, अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता है, रुक, जाना नहीं, मैं उससे एक बिल लिखता हूं, मैं लिखता हूं मैं मिस्टर बी, मिस्टर ए को 3 महीने बाद 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, ये बिल मैंने लिखा और मैंने कहा लो भैया मिस्टर बी तुम इस पे साइन करो। अब बेचारा मिस्टर बी इस पे साइन करके मुझे वापस कर देता है। मैंने कहा हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए मैं ये बिल लेकर कोर्ट चला जाऊंगा, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा अगर तूने पैसे नहीं दिए। मिस्टर बी मेरे को धमकी देता, कहता सुन भाई मिस्टर ए, तूने मेरे से इस पेपर पे साइन तो करवा लिए, बट अगर 3 महीने बाद तू पैसे लेने आएगा तो ये बिल लेकर आना। 3 महीने बाद अगर मेरे से पैसे लेने आएगा तो ये बिल लेकर आना। मैंने कहा अच्छा, अगर ये बिल मेरे से खो गया तो
तो मिस्टर बी कहता है कि तुम भी खो जाना, आ मत जाना, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो, क्योंकि तूने मेरे से इस बिल पे साइन करवाया, अब मैं ये पैसे उसी व्यक्ति को दूंगा जो ये बिल लेकर आएगा, जो भी ये बिल लाएगा मैं पैसे उस व्यक्ति को ही दूंगा। वो चला गया। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। अब 3 महीने तक मुझे इस कागज के टुकड़े को संभाल के रखना पड़ेगा, इस बिल को मुझे 3 महीने तक संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बिल खो गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, बी मुझे पैसे देने से मना कर देगा। मतलब ये अब कागज का टुकड़ा मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए असेट्स है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा तकिए के नीचे, तिजोरी में, कि खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, वरना पैसे नहीं मिलेंगे, इसके बदले में पैसे मिलेगा, ये नहीं तो पैसा भी नहीं। मतलब ये मेरा क्या है, असेट, और असेट्स बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे बिल्स, कौन सा बिल, ऐसा बिल जिसके बदले में पैसा रिसीव्ड होगा, इसलिए बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल जिसे हम लोग प्यार से बीआर कहते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 2, अब मुझे बी से पैसा नहीं मिलेगा, मुझे बी पैसे नहीं देगा, मुझे ये बिल पैसे देगा, मुझे इसको संभाल के रखना है, बी तो दे ही देगा पैसे अगर बिल रहेगा तो 2 बीज अकाउंट। अब बी को डेटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, बी को हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मुझे अब बी से पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे इस बिल के बदले में पैसा मिलेगा। ठीक है, मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा, एंट्री नंबर 2, व्हेन बिल एक्सेप्टेड, क्योंकि उसने बिल को एक्सेप्ट करना, व्हेन बिल एक्सेप्टेड, अगर वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एंट्री क्या करेगा, वो कहेगा अब मुझे ए को पैसा नहीं देना, ए आज से मेरा क्रेडिटर नहीं है, ए आज से मेरा क्रेडिटर नहीं है, बल्कि मुझे पैसा देना है बिल को, जो भी व्यक्ति ये बिल लेकर आएगा मैं उसे पैसे दे दूंगा, ये मिस्टर बी कह रहा है। तो मतलब क्या करूंगा, दोबारा बोला, अब मुझे पैसा पे करना है इस बिल को, तो इसलिए इसे क्या नाम देगा, बिल्स पेबल, ऐसा बिल जिसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे तो उसे बोलेंगे बिल्स पेबल। ठीक है, कितनी बातें बताइए, यही बिल ए के लिए बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसके बदले में पैसा मिलेगा, और बी के लिए बिल्स पेबल, क्योंकि इस बिल के बदले में पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है सर, एंट्री नंबर 3 दोबारा सुनते हैं आगे की कहानी। तीसरी एंट्री, जब मैं मिस्टर ए, मैंने इस बिल पर साइन करवाया मिस्टर बी से, तो बी ने मुझे धमकी दिया कि जिस दिन भी आओगे ये बिल लेकर आना, अगर बिल खो गया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब मैं बड़ी सदमे में हूं, मैं इस बिल का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूं, मैं इसे संभाल के रखता हूं, अपने जेब में हमेशा अपने पास लिए घूमता हूं, कहीं खो ना जाए, सोते समय रात में तकिए के नीचे रखता हूं, कहीं जाना होता है तिजोरी में लॉक करके जाता हूं कि ये बिल हमारा कहीं गायब ना हो जाए, अगर ये बिल खो गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। और मजे की बात बताऊं, रोज मैं इसे निकाल कर देखता भी हूं और इससे बातें भी करता हूं। बस 3 महीने और, इसके बाद तेरे बदले में मुझे 10,000 रुपए मिलेगा। 2 महीने बीत गए, मैं फिर इसको निकाल के बोलता हूं, भाई पता है बिल, तेरे बदले में सिर्फ 1 महीने और, तेरे बदले में मुझे 10,000 रुपए मिलेगा। 3 महीने बीत गए, मैं फिर निकाला, बस आज वो ऐतिहासिक दिन है, बस इसके बाद मुझे इसका कोई ध्यान नहीं रखना, आज मुझे इसके बदले में 10,000 रुपए मिल जाएगा, रिलैक्स, मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे, फिर मुझे इसका ध्यान नहीं रखना। और आज 3 महीने पूरे हुए, मैं इस बिल को लेता हूं। चलिए मैं पहले नरेशन लिख देता हूं, व्हेन कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल, जब मुझे बिल के बदले में क्या मिल जाएगा,
कैश मिल जाएगा। तो आज 3 महीने बाद ये बिल मैं तिजोरी से निकालता हूं और लेके चल पड़ता हूं किसके पास? बी के पास। मैं बी के पास गया और मैंने बी से कहा, मिस्टर बी ये देखो, ये बिल को पहचानते हो? उसने कहा हाँ ये मेरा ही बिल है। मैंने कहा लाओ मेरे पैसे दो। मैंने उससे 10,000 रुपए लिए और ये बिल उसको दे दिया। जब मैं ये बिल मिस्टर बी को दे दूंगा और मुझे क्या मिले? पैसे, कैश मिला, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू मेरे पास से क्या चला गया? मेरे पास से बिल चला गया और बिल गया तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा? टू बिल रिसीवेबल। टू बिल रिसीवेबल। समझ आया? मतलब मेरे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू मैंने बिल को नम आंखों से विदा कर दिया। मैंने कहा भैया बिल जाओ, अब तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। ये बिल मैंने किसको दे दिया? मिस्टर बी को, और उससे पैसे ले लिए और मैंने एंट्री कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब जरा बताओ कि मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा? मिस्टर बी जिसे पैसे मिला व्हेन कैश पेड अगेंस्ट बिल। जब मिस्टर बी इस बिल के बदले में पैसे देगा तो वो एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। उसका बिल उसके पास वापस आ गया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, लेकिन उसके जेब से क्या चला गया? कैश। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? कितना सिंपल है ना। देखो पहले मिस्टर ए की बात करें, उसने माल बेचा तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल, बिल लिखा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और फिर पैसे मिल गए कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। मिस्टर बी जब उसने माल खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, बिल पे साइन करा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, पैसे पेड कर दिए बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है? हाँ सर ठीक है, कॉपी करने दो, बहुत जल्दी जल्दी करने दो। ठीक है, मैं जूम आउट करता हूं ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखे। आप जल्दी से कॉपी कीजिए स्पीड में। आज की क्लास थोड़ी लेंदी होगी बट स्टिल कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है। जल्दी से कॉपी कीजिए स्पीड में। हो गया जी कॉपी? क्विक 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 जल्दी। चलिए अब ये देख लीजिए, मैं कोशिश करूंगा पूरा सवाल दिख जाए। पहले पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कॉपी कर लो, उसके बाद पूरा स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, आराम से कॉपी कर लेना। आज के लिए आपको होमवर्क भी देना है। सर पहली क्लास में होमवर्क दोगे? बेटा यही तो होता है। ये लो पूरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बड़े आराम से आप कॉपी कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क है इन एंट्रीज को अच्छे से पढ़ के आना। इस एंट्री को अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि यही एंट्री हर सवाल में रिपीट होगा, हर सवाल में रिपीट होगा। ये एंट्री बेसिक एंट्री, ये तो होगा ही होगा, इसके बिना सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है? और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उससे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उसके लिए आपको ये 6 के 6 एंट्रीज आपको आने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बात है।